आज के निबंध का विषय है दहेज प्रथा। हमारे समाज का कोड दहेज प्रथा। आप कुछ प्रारंभ में ही मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि दहेज प्रथा से जुड़े अन्य जो संबंधित शीर्षक और जो प्रश्न पत्र में पूछते हैं उनको दिया गया है तथा रूपरेखा के मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिसे आप ध्यान देंगे एवं उनका लाभ उठाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। दहेज वस्तु अथवा नगद धनराशि के रूप में दी गई संपत्ति है जो लड़के वाले को विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से दी जाती है। वैसे ऐसे शुभ अवसरों पर भेंट अथवा उपहार देने की परंपरा तो प्रायः सभी देशों और जातियों में है, किंतु वह स्वैच्छिक होने के कारण किसी के लिए कष्टप्रद नहीं है। किंतु भारत में यह दहेज प्रथा स्वैच्छिक न होकर अनिवार्यता और आरोपित हो जाने के कारण भारतीय समाज के समक्ष एक मुख्य समस्या के रूप में आ गई है। आज के युग में दहेज केवल स्वैच्छिक भेंट या उपहार नहीं, वह वर पक्ष की महानता और श्रेष्ठता का मापदंड है, वर की योग्यता और दक्षता का मूल्य है। वर पक्ष को शादी करने के लिए राजी करने के लिए उत्कोच है और कन्या पक्ष के लिए पुत्रीजनक होने के अपराध का दंड है। दहेज का दानव आज भारतीय समाज में विनाश लीला मचाए हुए है। दहेज के कारण कितनी ही युवतियां काल के क्रूर गाल में समा जाती हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में इन दुर्घटनाओं अर्थात हत्याओं और आत्महत्याओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। नारी उत्पीड़न के किस्सों को सुनकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पीड़ा और ग्लानि से भर जाता है। समाज का यह कोड निरंतर विकृत रूप धारण करता जा रहा है। समय रहते इस भयानक रोग का निदान और उपचार आवश्यक है, अन्यथा समाज की नैतिक मान्यताएं नष्ट हो जाएंगी और मानव मूल्य समाप्त हो जाएंगे। आइए दहेज का अर्थ क्या है इसे समझते हैं। सामान्यतः दहेज का तात्पर्य उन संपत्तियों तथा वस्तुओं से समझा जाता है जिन्हें विवाह के समय वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाता है। मूलतः इसमें स्वेच्छा का भाव निहित था, किंतु आज दहेज का अर्थ इससे नितांत भिन्न हो गया है। अब इसका तात्पर्य उस संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिन्हें विवाह की एक शर्त के रूप में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह से पूर्व अथवा बाद में देना पड़ता है। वास्तव में इसे दहेज की अपेक्षा वर मूल्य कहना अधिक उपयुक्त होगा। आइए दहेज प्रथा का प्रचलन और समाज पर उसका कैसा प्रभाव है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दहेज प्रथा का प्रचलन हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। यद्यपि रुक्मिणी अथवा जानकी के विवाह के समय में कन्या पक्ष की ओर से नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी गई थी, किंतु इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि आजकल की भांति वर पक्ष
और कन्या पक्ष के बीच सभी संबंधों को ताक पर रखकर मोलतोल किया गया हो। प्राचीन काल में दहेज जहां दो परिवारों के बीच स्नेह और सौहार्द को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता था, आधुनिक युग में वही दहेज कटुता और विवाद पैदा करने में सहायक होता है। आज के युग में दहेज का यह दुष्परिणाम है कि गरीब बाप अपनी सयानी और योग्य कन्या को योग्य वर के हाथे नहीं सौंप पाता। यदि कहीं धोखाधड़ी अथवा झूठे वादे करके वह किसी संपन्न परिवार में अपनी लड़की को ब्याहने का साहस भी करता है, तो यह सौदा भी उसके लिए महंगा सिद्ध होता है। विवाह के बाद उसे दहेज की धनराशि या तो पाई पाई जोड़कर चुकानी पड़ती है अथवा उसकी कन्या को आजीवन तड़प तड़प कर घुटन भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। सास, ससुर, देवरानी, जेठानी सबके ताने सुनने पड़ते हैं और अंत में यहां तक नौबत आ जाती है कि उसे आत्महत्या तक करने को बाध्य हो जाना पड़ता है। समाचार पत्रों में नित्य ही ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। यदि कन्या में थोड़ा भी धैर्य रहा और उसके स्वाभिमान ने उसे सचेत रखा, तो वह परिवार की गुरुता और महत्ता को लात मारकर पिता के घर या स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का संकल्प ले लेती है और आजीवन कुमारी का जीवन बिता देती है। भला ऐसे वैवाहिक संबंध से लाभ ही क्या है, जो दहेज के चंद चांदी के टुकड़ों के लिए विच्छिन्न हो सकते हैं। दहेज न दे सकने की व्यवस्था के कारण कितने ही पिताओं को अपमान का घूंट पीना पड़ता है, कितनी ही कुमारी कलियों को असमय ही मुरझाना पड़ता है, कितने ही माता पिता को समाज के ताने सुनने पड़ते हैं और कितनों को अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। आइए, दहेज प्रथा ये जो है हमारे समाज में, इसके प्रसार के कारण क्या है उनको थोड़ा ध्यान देते हैं, जो कि करीब 5 बिंदुओं पर हम लोग उसको देखेंगे। आप उन बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर देखकर। दहेज प्रथा के प्रसार के कारण। दहेज प्रथा के विस्तार के अनेक कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण, प्रथम, धन के प्रति अधिक आकर्षण। आज का युग भौतिकवादी युग है। समाज में धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। धन सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। मनुष्य एन केन प्रकारेण धन के संग्रह में लगा हुआ है। वर पक्ष ऐसे परिवार में ही संबंध स्थापित करना चाहता है जो धन संपन्न हो तथा जिससे अधिकाधिक धन प्राप्त हो सके। इसका दूसरा कारण है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। हमारा समाज अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभाजित है। सामान्यतः प्रत्येक माँ बाप अपनी लड़की का विवाह अपनी ही जाति या अपने से उच्च जाति के लड़के के साथ करना चाहता है। इन परिस्थितियों में उपयुक्त वर्ग के मिलने में कठिनाई होती है। फलतः वर पक्ष की ओर से दहेज की मांग आरंभ हो जाती है। और तीसरा बिंदु है बाल विवाह। बाल विवाह के कारण लड़के अथवा लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता। विवाह संबंध का पूर्ण अधिकार माता पिता के हाथ में रहता है। ऐसी स्थिति में लड़के के माता पिता अपने पुत्र के लिए अधिक दहेज की मांग करते हैं।
चौथा बिंदु, शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। वर्तमान युग में शिक्षा बहुत मांगी है। इसके लिए पिता को कभी कभी अपने पुत्र की शिक्षा पर अपनी सामर्थ्य से अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस धन की पूर्ति वह पुत्र के विवाह के अवसर पर दहेज प्राप्त करके करना चाहता है। शिक्षित लड़के ऊंची नौकरियां प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परंतु इनकी संख्या कम है और प्रत्येक बेटी वाला अपनी बेटी का विवाह उच्च नौकरी प्राप्त प्रतिष्ठित युवक के साथ ही करना चाहता है। अतः इस दृष्टि से भी वर के लिए दहेज की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। पांचवा बिंदु, विवाह की अनिवार्यता। हिंदू धर्म में एक विशेष अवस्था में कन्या का विवाह करना पुनीत कर्तव्य माना गया तथा कन्या का विवाह न करना महापातक कहा गया। प्रत्येक समाज में कुछ लड़कियां कुरूप अथवा विकलांग होती हैं, जिनके लिए योग्य जीवन साथी मिलना प्रायः कठिन होता है। ऐसी स्थिति में कन्या के माता पिता वर पक्ष को दहेज का लालच देकर अपने इस पुनीत कर्तव्य का पालन करते हैं। आइए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इसके दुष्परिणाम क्या है? दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा ने हमारे समाज को पथभ्रष्ट तथा स्वार्थी बना दिया है। समाज में यह रोग इतने व्यापक रूप से फैल गया है कि कन्या के माता पिता के रूप में जो लोग दहेज की बुराई करते हैं, वे ही अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर मुंह मांगा दहेज प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इससे समाज में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं तथा अनेक नवीन समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, जैसे कि बेमेल विवाह। दहेज प्रथा के कारण आर्थिक रूप से दुर्बल माता पिता अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर प्राप्त नहीं कर पाते और विवश होकर उन्हें अपनी पुत्री का विवाह ऐसे अयोग्य लड़के से करना पड़ता है जिसके माता पिता कम दहेज पर उसका विवाह करने को तैयार। दहेज न देने के कारण कई बार माता पिता अपनी कम अवस्था की लड़कियों का विवाह अधिक अवस्था के पुरुषों से करने के लिए भी विवश हो जाते हैं। दूसरा दुष्परिणाम, ऋणग्रस्तता। दहेज प्रथा के कारण वर पक्ष की मांग को पूरा करने के लिए कई बार कन्या के पिता को ऋण भी लेना पड़ता है। परिणाम स्वरूप अनेक परिवार आजन्म ऋण की चक्की में पिसते रहते हैं। तीसरा बिंदु है कन्याओं का दुखद वैवाहिक जीवन। वर पक्ष की मांग के अनुसार दहेज न देने अथवा दहेज में किसी प्रकार की कमी रह जाने के कारण नववधू को ससुराल में अपमानित होना पड़ता है। चौथा बिंदु, या यूं कहें कि चौथा दहेज का दुष्परिणाम, आत्महत्या। दहेज के अभाव में उपयुक्त वर न मिलने के कारण अपने माता पिता को चिंता मुक्त करने हेतु अनेक लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। कभी कभी ससुराल के लोगों के ताने सुनने एवं अपमानित होने पर विवाहित स्त्रियां भी अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु आत्महत्या कर लेती हैं। पांचवा दुष्परिणाम दहेज प्रथा का, अविवाहितों की संख्या में वृद्धि। दहेज प्रथा के कारण कई बार
निर्धन परिवारों की लड़कियों को उपयुक्त वर नहीं मिल पाते। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवारों की जागरूक युवतियां गुणहीन तथा निम्न स्तरीय युवकों से विवाह करने की अपेक्षा अविवाहित रहना उचित समझती हैं, जिससे अनैतिक संबंधों और यौन कुंठाओं जैसी अनेक सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा मिलता है। अब अगले बिंदु के रूप में हम लोग देखेंगे दहेज प्रथा को रोकने के प्रयास। दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर बड़ी कड़ाई से कदम उठाए जा रहे हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई राज्यों में अध्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं, किंतु जब तक उसमें समाज का सहयोग नहीं मिलेगा उसकी सफलता निश्चय ही संदिग्ध बनी रहेगी। सरकार दहेज प्रथा के विरुद्ध रोज ही नए नए कानून भले ही बनाती रहे, किंतु खुलेआम नहीं तो लुके छिपे ही सही दहेज का यह दानव कन्या पक्ष वालों का शोषण करता ही रहेगा। दहेज प्रथा को रोकने में सबसे बड़ी बाधा हमारी खोखली सामाजिक परंपरा है, जिनके चक्कर में पड़कर हम विवाह के अवसर पर झूठी शान शौकत का प्रदर्शन करते हैं। बहुत हो चुका इसका प्रदर्शन, अब यह नाटक समाप्त होना चाहिए, अन्यथा हमारा यह प्राचीन विशाल सांस्कृतिक प्रासाद फहराकर धराशायी हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये दहेज की जो समस्या है इसके समाधान पर विचार करने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग कुल 5 बिंदुओं पर देखेंगे, जिससे आप ध्यान देते रहेंगे। समस्या का समाधान। दहेज प्रथा समाज के लिए निश्चित ही एक अभिशाप है। कानून एवं समाज सुधारकों ने दहेज से मुक्ति के अनेक उपाय सुझाए हैं। यहाँ पर उनके संबंध में हम लोग संक्षेप में विचार करेंगे। आइए, जो कि 5 बिंदुओं पर होगा, उसका पहला बिंदु है कानून द्वारा प्रतिबंध। अनेक व्यक्तियों का विचार था कि दहेज के लेन देन पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। फलतः 9 मई 1961 ईस्वी को भारतीय संसद में दहेज निरोधक अधिनियम स्वीकार कर लिया गया। सन 1986 ईस्वी में इसमें संशोधन करके इसे और अधिक व्यापक तथा सशक्त बनाया गया। अब दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसमें दहेज लेने और देने वाले को 5 वर्ष की कैद और 1500 रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत दहेज मांगने वालों को 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद तथा 15,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज उत्पीड़न एक गैर जमानती अपराध होगा। यदि विवाहिता की मृत्यु किसी भी कारण से विवाह के 7 वर्षों के भीतर हो जाती है तो दहेज में दिया गया सारा सामान विवाहिता के माता पिता या उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाहिता की मृत्यु अप्राकृतिक कारण अर्थात आत्महत्या भी इसमें सम्मिलित है से होती है तो ऐसी मृत्यु को हत्या की श्रेणी में रखकर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें उन्हें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दूसरा बिंदु है अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन।
अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने से वर का चुनाव करने के क्षेत्र में विस्तार होगा तथा युवतियों के लिए योग्य वर खोजने में सुविधा होगी। इससे दहेज की मांग में कमी आएगी। तीसरा बिंदु है युवकों को स्वावलंबी बनाया जाए। स्वावलंबी होने पर युवक अपनी इच्छा से लड़की का चयन कर सकेंगे। दहेज की मांग अधिकतर युवकों की ओर से न होकर उनके माता पिता की ओर से होती है। स्वावलंबी युवकों पर माता पिता का दबाव कम होने पर दहेज के लेन देन में स्वतः कमी आएगी। चौथा बिंदु है लड़कियों की शिक्षा। जब युवतियां भी शिक्षित होकर स्वावलंबी बनेंगी तो वे अपना जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो सकेंगी। दहेज की अपेक्षा आजीवन उनके द्वारा कमाया गया धन कहीं अधिक होगा। इस प्रकार की युवतियों की दृष्टि में विवाह एक व्यवस्था के रूप में भी नहीं होगा जिसका वर पक्ष प्रायः अनुचित लाभ उठाता है। पांचवा बिंदु है इसका जीवन साथी चुनने का अधिकार। प्रबुद्ध युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने के लिए अधिक छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ युवक युवतियों में इस प्रकार का वैचारिक परिवर्तन संभव है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप विवाह से पूर्व एक दूसरे के विचारों से अवगत होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा। आइए अब निबंध का अंतिम पड़ाव उपसंहार को समझने का प्रयास करते हैं। दहेज के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह वर पक्ष से संबंधित हो या कन्या पक्ष से, सच्ची ईमानदारी के साथ इसके उन्मूलन के लिए जी जान से प्रयास करना चाहिए। यदि इसमें थोड़ी सी लापरवाही की गई तो यह भीतर ही भीतर समाज को खोखला बना देगा और एक दिन हम अपने पारस्परिक स्नेह सद्भावना को त्याग कर वैवाहिक संबंधों को केवल अनुबंध मात्र मानने पर विवश होंगे, जो हमारी सांस्कृतिक गरिमा पर एक करारी चोट होगी। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, अतः इसके विरुद्ध स्वस्थ जनमत का निर्माण करना चाहिए। जब तक समाज में जागृति नहीं होगी, दहेज रूपी दैत्य से मुक्ति पाना कठिन है। राजनेताओं, समाज सुधारकों तथा युवक युवतियों आदि सभी के सहयोग से ही दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। तो आज हम लोगों ने दहेज प्रथा विषय पर निबंध को समझा। अब ध्यान दीजिएगा, जो अन्य संबंधित शीर्षक हिस्से हैं वो और रूपरेखा के केवल बिंदु, मुख्य बिंदु, वो आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। और जाते जाते मुंशी प्रेमचंद की लाइन है, दहेज बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। पूछो आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं। बस आप लोगों को बहुत बहुत